मैं कहूँ सर। यस, कम इन। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। बैठ जाए। आपने वैक्सीन लिया हुआ है? यस सर। कोविड के कोई सिम्टम्स तो नहीं है ना? नहीं सर। मास्क उतार सकते हैं। शिव पूजन कुमार। यस सर। अपना संक्षिप्त परिचय दें। सर मेरा नाम शिव पूजन कुमार है। मैंने अपनी ग्रेजुएशन मैकेनिकल इंजीनियरिंग बेंगलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बेंगलोर से 2017 में पास की है, और मैंने अपना 10+2 विशाखापट्टनम से किया हुआ है, और 10th मैं अपना होम टाउन से ही किया हूँ सर। उसके बाद से मैं प्रशासनिक परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ सर। तो आपने शिवपूजन, आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग VIT बेंगलोर से किया है। क्या आपको इच्छा नहीं हुई कि अपने जो कोर्स सब्जेक्ट में जिससे आपने ग्रेजुएशन किया है उस एरिया में हम कुछ काम करें और अपना योगदान दें? सर, प्रशासनिक सेवा में जाने का इंजीनियरिंग में जब एडमिशन हुआ था उसी समय से थोड़ा सा उसकी और ध्यान केंद्रित हो गया था सर। तो मुझे लगा था कि प्रशासनिक सेवा में जाके मैं अपना अच्छा योगदान निभा सकता हूँ। आपके अनुसार प्रशासनिक सेवा की क्या विशेषताएं हैं जिनकी वजह से आप जाना चाहते हैं? सर, इसमें बहुत ज़्यादा विविधता है, और सर इसमें लोगों के साथ काम करने का मौका मिलता है जो कि एक कॉरपोरेट जॉब में यथासंभव नहीं हो सकता है सर। और सर इसमें पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का भी बहुत अच्छा योगदान रहता है। हर दिन एक बेहतर आदमी बनने की इच्छा, बेहतर आदमी बन सकते हैं सर। शिवपूजन, आप बिहार प्रशासनिक सेवा में जाना चाहते हैं। बिहार सामाजिक और आर्थिक स्तर पे बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहा है। डॉरी की सिस्टम, दहेज प्रथा हो, चाइल्ड मैरिज हो, वुमेन का स्टेटस हो, औरतों की स्थिति जो है हर एक पैरामीटर्स पे बहुत अच्छा नहीं रहा है बिहार का। एक गुड गवर्नेंस इंडेक्स होता है, नाम सुना है आपने? यस सर। गुड गवर्नेंस इंडेक्स पर बिहार का रैंक 2021 में एक रैंक ऊपर तो आया है पिछले साल से, बट अभी भी अपेक्षित रैंक नहीं आ पाया है। इसके क्या कारण हो सकते हैं? सर, इसके 2-3 पहलू हैं। सबसे पहले सर इसमें सर ये है कि सर वहाँ पे जो लोगों की जो समस्याएं हैं सर वो अभी तक सॉल्व नहीं हो पा रही है। जैसे कि स्वास्थ्य की समस्याएं हैं, आज भी लोग गांव में जूझ रहे हैं स्वास्थ्य से। शिक्षा में गुणवत्ता नहीं है, शिक्षा तो है लेकिन उसमें गुणवत्ता नहीं है सर। जैसे कि फ्लड की समस्या हर साल ही आ रही है सर, तो फ्लड की समस्या का भी आज तक कोई निचोड़ नहीं निकल पाया है सर। और सर ऐसे छोटे मोटे करप्शन भी एक इशू है सर स्टेट में। बॉटम लेवल से करप्शन बहुत हर विभाग करप्शन है सर। आपने बहुत सारी समस्याओं को बताया। पहली समस्या आपने बताई, स्वास्थ्य की समस्या आपने बताई। आपको जैसा पता होगा, नीति आयोग ने भी हेल्थ इंडेक्स 2021 रिपोर्ट निकाला है जिसमें कि बिहार बिल्कुल नीचे के पायदान पर है। अब आप बताएं कि ये इसमें 24 इंडिकेटर्स दिए हुए हैं जिसके बेसिस पर उसको जज किया जाता है, रिव्यू किया जाता है। आपकी नज़र में क्या समस्याएं हैं हेल्थ के लेवल पे जिसके वजह से बिहार आगे नहीं बढ़ पा रहा है? सर सबसे बड़ी समस्या तो आज सर चाइल्ड मेल न्यूट्रिशन की समस्या है सर। वही जड़ पे ही प्रॉब्लम है सर। अगर न्यूट्रिशन को टैकल करने में अगर सरकार संभव होती है तो हो सकता है सर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी हेल्थ केयर में वर्कलोड कम होगा। और सर दूसरा है सर, वुमेन में एनीमिया प्रॉब्लम पाया जाता है सर। जब वो ड्यूरिंग बर्थ जब उनका ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा होता है, लैक ऑफ आयरन होता है सर। और सर वृद्ध अवस्था की भी एजिंग वहाँ के गांव के जो बूढ़े लोग हैं सर उनकी भी स्वास्थ्य की समस्याएं पड़ी रहती है। जैसे कि कोई मेडिकल डिवाइस की ज़रूरत होती है, कोई बहुत लोग। तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए खास करके रूरल बिहार में, ग्रामीण क्षेत्रों में आपके पास कोई सुझाव है? सर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को सर एक तो होना चाहिए सर, एक रोड कनेक्टिविटी का इशू रहता है सर। अगर एक्सेसिबिलिटी दे दिया जाए तो हो सकता है सर वो गोल्डन आवर में लोगों को पहुंचाया जा सकता है। जैसे कि सर अगर छत्तीसगढ़ में एक ऐसा अभियान चलाया है सर जिसमें मोटरसाइकिल में एक एम्बुलेंस टाइप का अटैच रहता है, तो गर्भवती महिलाएं को प्राइमरी हेल्थ केयर के पास पहुंचाया जा सकता है सर।
तो एक विल पावर सबसे ज़रूरत है सर ये सब समस्याओं को सुलझाने के लिए सर। और इंफ्रास्ट्रक्चर का तो ज़रूरत है ही सर, लेकिन विल पावर। ठीक है। और अंतिम प्रश्न आपसे, आपने 7 निश्चय का नाम सुना होगा जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार के लिए दिया है, बिहार के उत्थान के लिए, सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए और राजनीतिक भी। उसमें एक उन्होंने दिया है आर्थिक हल युवाओं का बल। यस सर। ये क्या कैंपेन है, ये क्या प्रोग्राम है? सर इसमें है कि सर बिहार एक यंगेस्ट स्टेट है अभी सर, वहाँ का एवरेज एज 21 ईयर्स है। तो अगर हम आज के वहाँ के डेमोग्राफिक डिविडेंड को ठीक से स्किल करके उनको अगर हम चैनलाइज कर सकें उनके पोटेंशियल को, तो सर बिहार एक मतलब एक अग्रसर राज्य के रूप में उभर सकता है सर। इसके लिए सरकार उद्यमी योजना लाई हुई है, स्टार्टअप पॉलिसी भी इनिशिएट कर रही है, युवाओं को स्वरोजगार के बहुत सारे मतलब लोन प्रदान कर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एक और है आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार। यस सर। ये क्या योजना है? सर ये रिलेटेड है सर वुमेन एम्पावरमेंट से, जिसमें कि सरकार ने हॉरिजेंटल रिजर्वेशन दिया हुआ है वुमेन को 35% अक्रॉस ऑल द कैटेगरीज सर। तो सर अगर कोई भी राज्य या देश सशक्त होता है तो सबसे पहले महिलाओं का सशक्त होना जरूरी है। तो सर माननीय मुख्यमंत्री का यही उद्देश्य है कि महिलाओं को सशक्त किया जाए, उससे एक सशक्त परिवार बनेगा और सर एक सशक्त परिवार एक सशक्त राज्य भी बना सकता है। इसका कोई नतीजा सामने में दिख रहा है? हाँ सर, हाल ही में अभी तो एक रिपोर्ट आई थी, उसमें बिहार पुलिस में 25% महिलाएं हैं, जो कि देश में सबसे ज़्यादा है सर। तो कुछ तो सर स्मॉल चेंजेस तो हो रहे हैं सर। बहुत अच्छा, धन्यवाद शिव। थैंक्स। शिव पूजन। यस सर। सेंट फ्रांसिस स्कूल देवघर से आपने पढ़ाई की है? यस सर। कौन थे सेंट फ्रांसिस? सर सेंट फ्रांसिस एसिसी से बिलोंग करते थे, जो कि इटली में है सर। वहाँ के वो सर एक चर्च में एक फादर टाइप के थे सर, मतलब उतना आपने गहराई से सोचा नहीं? नहीं सर। आपके स्कूल के वेबसाइट पे उनका परिचय तो दिया हुआ है? हाँ सर, दिया हुआ है सर। अच्छा, आपने लिखा है कि पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन आपका ऑप्शनल भी है और इंटरनेशनल रिलेशन की घटनाओं को फॉलो करना आपकी हॉबी भी है। यस। तो ये बताएं कि अभी नेपाल के राष्ट्रपति पद पर कौन व्यक्ति बैठा है? सर नेपाल के राष्ट्रपति पद पे महिला है, उनका नाम याद नहीं आ रहा है सर। महिला है, ये तो बहुत अच्छी बात है, इतना याद आपको आ गया। आप नाम याद करिए। सॉरी सर। क्या वो पहली महिला राष्ट्रपति है नेपाल की? नो सर, पहले भी। इसके पहले भी राष्ट्रपति पद पर महिला आ चुकी है? यस। अच्छा, प्रधानमंत्री के पद पर कौन है वहाँ? शेर बहादुर देवबा सर। शेर बहादुर देवबा, सही बात है। और किस तरह के संबंध अभी चल रहे हैं भारत नेपाल के, और बिहार के लिए उसका क्या महत्व है? सर बिहार की मतलब नेपाल के साथ बाउंड्री टच होती है सर। कितनी लंबी बाउंड्री है नेपाल के साथ? ये मुझे याद नहीं। लगभग सर लगभग। बिहार के कितने जिलों की सीमाएं नेपाल से लगती हैं? सर एक तो पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण है, मोतिहारी, पूर्वी चंपारण है सर। जिला मुख्यालय मोतिहारी है, वो भी है। सॉरी सर। ठीक है, तो आगे आप कह रहे थे कि सीमाएं हमारी लगती हैं नेपाल से, बिहार की, बोलिए आगे बताइए। और सर रिलेशन तो मतलब अगर हम नेपाल से कूटनीतिक संबंध तोड़ लेते हैं तो भारत को क्या क्या नुकसान होगा, और भारत में भी ज़्यादातर नुकसान किस इलाके के लोगों को होगा? सर सबसे पहले सर नेपाल तो एक न्यूट्रल स्टेट, जो मध्यमी स्टेट, मतलब कौटिल्य शास्त्र के अनुसार सर, वो तो हमारा सर अगर तोड़ लेते हैं तो सर हमारा सर वो एज ए बफर स्टेट वो बंद हो जाएगा सर। ठीक। और सर दूसरा है सर कि हमें नेपाल के बहुत लोग भारत में काम करते हैं सर, और सर बहुत अपना अहम योगदान निभाते हैं सर। तो सर वो भी हैम्पर हो सकता है सर। और सर लोगों के पीपल टू पीपल कनेक्ट है, जो कि बहुत यूनिक है और ऐसा कोई देश के साथ नहीं पाया गया, वो भी सर मतलब हैम्पर हो सकता है अगर हम अपने कूटनीतिक संबंध तोड़ देते हैं तो इस संबंध को मजबूत बनाए रखना चाहिए। यस सर। क्या कोई खास उपाय इधर किए गए हैं? हाँ सर, हाल में ही सर भारत में बहुत सारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स। 2-3 का नाम बताइए। सर एक तो मोतिहारी से अमलेखगंज में एक पेट्रोल पंप का लेन बिछाया गया है सर,
जो भारत वहाँ पे तेल पहुँचाएगा। अच्छा। और सर अभी एक 132 किलोवाट का एक ट्रांसमिशन लाइन सेट किया गया है सर। वैसे ही रेल का जयनगर से खुर्था के लिए रेल लाइन भी शुरुआत किया गया है सर। ठीक है शिवभोजन, आपने जानकारी रखी है। ये बताएं कि अभी जो बिहार सरकार ने बजट पेश किया है उसका कितना कुल व्यय का स्वरूप क्या है, अंदाजा क्या है? अप्रॉक्स सर 2,37,500 ठीक बात है। 600 करोड़ आप है बताइए कि उसमें से कितना राजस्व मदों पे खर्च होने वाला है, कितना पूंजीगत मदों पे होगा? सर उसका सर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अराउंड 65-66% है सर। मतलब 30 से 34% सर कैपिटल एक्सपेंडिचर पे है सर। अच्छा, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होने वाला है वो कोई मुख्यतः किन प्रोजेक्ट्स पे होगा, किन परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर होगा? दो चार कोई लीडिंग जो प्रोग्राम्स हैं बिहार के सरकार के, उसका नाम बताइए। अगर वो प्रोग्राम सात निश्चय से जुड़े हुए हो तो और विशेष तौर पर बताइए। सर मुझे याद नहीं आ रहा है सर। 7 निश्चय याद है? यस सर। क्या क्या निश्चय है? सर एक सर आर्थिक बल युवाओं का हल सर। ठीक, 1 हो गया। सशक्त महिला सक्षम महिला 2 हो गया सर। और फिर सर रूरल हेल्थ पे एक है सर। ठीक है, 3 हो गया। उसके बाद सर एक स्वच्छ गांव समृद्ध गांव। ठीक है, 4 हो गया। एक स्वच्छ शहर पे भी है सर। 5 हो गया सर। और एक कनेक्टिविटी है सर। 6 हो गया। और पढ़ाई लिखाई से जुड़ा हुआ भी है क्या कोई? शिक्षा से भी कुछ जुड़ा हुआ है? हाँ तो एक शिक्षा से शिक्षा बता चुके हैं कि पहले बताना बाकी है? अभी बताना वही बाकी है सर। ठीक है, तो कोई भी कार्यक्रम याद नहीं आ रहा है इन सारे 7 चीज़ों से जुड़ा हुआ? गांव को सशक्त करने वाला कोई कार्यक्रम, कनेक्टिविटी के लिए कोई कार्यक्रम? एग्जैक्ट तो याद नहीं आ रहा है सर। क्या कोई मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना भी चलती है? हाँ सर। और एक प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना चलती है, दोनों में क्या फ़र्क है? प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना सर उसमें सरकार का भी मतलब सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है और मुख्यमंत्री वो पूरा स्टेट का स्कीम है। एक फ़र्क ये हो गया। और तो याद कोई बात नहीं, ठीक है शिवपूजन, धन्यवाद। शिवपूजन, बिहार में कितने प्रतिशत जनसंख्या 25 साल से कम के व्यक्तियों की है? कुछ अंदाजा है आपको? सॉरी मैम, तो मैं बता देती हूँ आपको। 58% के करीब जो जनता है वो 25 साल से कम है। तो ये बताएं कि इस डेमोग्राफिक डिविडेंड का सही उपयोग करने के लिए क्या क्या कदम उठाए जाने चाहिए? सबसे पहले मैम जो बेसिक कदम है वो तो जो ह्यूमन डेवलपमेंट के जो कोर इंडेक्स होते हैं, पिलर्स हैं, वो है हेल्थ और एजुकेशन। उस पर अगर हम लोग काम अभी से अगर कर सकते हैं। ग्राउंड लेवल पे बताएं बिल्कुल एकदम कॉन्क्रीट तरीके से कि इस तरीके के स्कूल बनने चाहिए या कितने स्कूल बनने चाहिए, तो एकदम कॉन्क्रीट प्लान बताएं। हालांकि मतलब कॉन्क्रीट प्लान में सबसे पहले तो स्किल डेवलपमेंट का अगर सही से उनको स्किल किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि हाई स्किल सेक्टर में उनको डाल सकते हैं। बहुत सारे लो स्किल मीडियम स्किल जॉब्स हैं, जैसे मिस्त्री, राज मिस्त्री हो गया, कारपेंट्री का काम हो गया, मेंसन का काम हो गया। उनको अगर हम लोग सर्टिफाइड स्कीम के जो प्रधानमंत्री कौशल विकास सर्टिफाइड स्कीम के, तो उनकी आय भी बढ़ जाएगी और उनको एक बैकलॉग भी रहेगा, उनको जॉब हमेशा मिलेगा। और मैम स्कूल और कॉलेज तो खोलना मतलब अहम है ही। स्कूल और कॉलेज को अभी से, जैसे कि अभी जैसे जैसे डेमोग्राफिक डिविडेंड बढ़ रहा है तो वैसे वैसे स्कूल और कॉलेज का भी ज़रूरत पड़ेगा, तो वो तो एक प्रायोरिटी एरिया रहेगा ही मैम। ठीक है। और गवर्नेंस पे थोड़ा काम करना होगा। ठीक बात है। बिहार में एक जगह पर डॉल्फिन्स मिलती हैं, कहाँ मिलती हैं? वो भागलपुर के जोन के पास एक एरिया है, NTPC कहलगांव के पास, वो उस जोन में मिलती है। क्या कहा जाता है, क्या सैंक्चुरी का नाम क्या है? ये तो मुझे याद नहीं है। विक्रमशिला सैंक्चुरी। ये बताएं कि इसके अलावा और कौन कौन सी ऐसी प्रजातियां हैं जो बिहार के एरिया में मिलती हैं हमें? तो कोई नेशनल पार्क है बिहार में? यस मैम। कौन से? नेशनल पार्क नहीं है मैम। नेशनल पार्क नहीं है बिहार में? सॉरी मैम। अच्छा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो है मैम। कौन सी है? एक भीम बांध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और मैम एक कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ठीक है। और मैम याद नहीं है। कोई बात नहीं। ये बताएं कि अगर हम पता करें कि शिक्षा का दर कितना है बिहार में? बिहार में शिक्षा का दर मैम
अराउंड 61% है मैम। इतना कम क्यों है, जबकि बिहार से सबसे ज़्यादा अफसर बनने के इच्छुक व्यक्ति आते हैं, तो शिक्षा का जो दर है वो इतना कम कैसे है? हम शिक्षा का दर में कमी है कि इसके पहले तो एक हाई कॉस्ट ऑफ एजुकेशन है, वो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, और सरकारी स्कूलों में शिक्षा की व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं है कि पेरेंट्स सब भेजें। और सब दूसरे कारण गरीबी भी है, तो लोग अपने बच्चे को बचपन से ही चाइल्ड लेबर की तरफ पुश करते हैं, चाहे वो होम में ही हो या फिर एग्रीकल्चर में ही हो या अपने साथ ही सेल्फ लेबर में लगाते हैं। अच्छा, ये बताएं कि क्या ये रूल बन जाना चाहिए कि एक ज़िले के जितने भी बड़े अफसर हैं और बड़े डॉक्टर्स या जो भी सरकारी तंत्र में बड़े पोजीशंस पे लोग लगे हुए हैं, उन सबको अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में ही भेजना पड़ेगा? मतलब ये पहल तो अच्छा रहेगा, लेकिन एज ए रूल मतलब ये थोड़ा सा मेरे को लगता है कि उन बच्चों के लिबर्टी पे, उन बच्चों का वो अच्छी शिक्षा पाने का हक तो है ही। नहीं, हो सकता है शायद सरकारी तंत्र सुधर जाए। हो सकता है मैम, लेकिन एज ए रूल। अच्छा, अगर क्या आपको ये ताकत दे दी जाए कि ऐसा रूल आप बना सकते हो, तो आप बनाओगे या नहीं बनाओगे? मैं तो पहले जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे पूछ के उनके सलामती से रूल बनाने के लिए, लेकिन मैं एज ए इनफॉर्मल वे में उनको इनकरेज तो कर ही सकता हूँ। थैंक यू शिव। शिवपूजन, यस आप देवघर के रहने वाले हो। यस सर। देवघर का अपना धार्मिक महत्व बहुत है, ज़रा कुछ हमें बताइए देवघर के धार्मिक महत्व के विषय में। सर, देवघर में 12 ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग देवघर में है, जो बाबा बैद्यनाथ धाम जिसे बोलते हैं, और ख़ास करके वहाँ श्रावण के मेले वहाँ पे श्रावण का मेला जो जुलाई अगस्त से स्टार्ट होता है, तो वहाँ पे पूरे देश से लगभग 1 करोड़ श्रद्धालु पूरे सावन के महीने में आके वहाँ पूजा करते हैं और गंगा जल भी लाते हैं। बोल बम कांवरियाँ भी वहाँ बहुत आते हैं, सुल्तानगंज से देवघर आते हैं। सुल्तानगंज से ही पानी लेके क्यों आया जाता है, कहीं और से क्यों नहीं लाया जाता? भागलपुर से क्यों नहीं लाया जाता है पानी? तो सुल्तानगंज शायद नज़दीक, क्या मान्यता है? सुल्तानगंज एक तो नज़दीक है, 100 किलोमीटर पड़ता है सर, भागलपुर थोड़ा दूर हो जाएगा। डिस्टेंस के अलावा भी कोई फैक्टर है? दक्षिण वाहिनी गंगा, उत्तर वाहिनी गंगा, कुछ नाम सुना है? नो सर, नहीं सुना है। सब बैद्यनाथ, देवघर को बैद्यनाथ धाम भी कहते हैं, और उससे 30-40 किलोमीटर दूर बासुकीनाथ भी है। यस सर। वो भी शिव का ही मंदिर है। दोनों में क्या फ़र्क है, बासुकीनाथ मंदिर में और बैद्यनाथ मंदिर में? सर, ऐसा बोला जाता है कि पहले लोग बैद्यनाथ धाम में पूजा करते हैं, उसके बाद वो बासुकीनाथ जाते हैं पूजा करने। उल्टा क्यों नहीं संभव है? मान्यता क्या है, उल्टा क्यों नहीं संभव? ये तो आस्था का विषय है ना, क्या आस्था है? सर इतना डीप नहीं पता, सॉरी। किसे क्रिमिनल कोर्ट कहा जाता है ईश्वर का, और किसे सिविल कोर्ट कहा जाता है ईश्वर का? वहाँ बैद्यनाथ धाम में या बासुकीनाथ धाम में बहुत प्रचलित वहाँ है, कोई आइडिया नहीं है। ये ज्योतिर्लिंग से आप क्या समझते हैं? सर ऐसा बोला जाता है सर कि शिव जी, प्रयास कीजिए जानने का। सर शायद शिव जी शरीर के अंग शायद इन 12 जगह पे गिरे थे शायद। अच्छा, नहीं। और किसी 5 ज्योतिर्लिंग का नाम बताएं, 12 नहीं अगर बता सकते हैं तो 5 बताएं। सर एक तो महाबालेश्वर में है सर। महाबालेश्वर में है। ओमकारेश्वर में है सर। हाँ। सर एक उज्जैन में है सर। सर एक आपका सर काशी धाम में है सर। एक केदारनाथ है सर, बद्रीनाथ। ठीक, शिवपूजन बहुत बहुत धन्यवाद। आपका इंटरव्यू समाप्त होता है, आप जा सकते हैं। थैंक्स सर। आइए बैठिए शिवपूजन। कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा शिवपूजन? सर ठीक था सर। कोई इम्प्रूवमेंट का कोई गुंजाइश? यस सर। कहाँ आपके अनुसार? सर वो बिहार से रिलेटेड कुछ इम्प्रूव मतलब करंट। पहले तो शिवपूजन आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ है। आप बहुत ईमानदार व्यक्ति हो, ईमानदारी से आपने सारे क्वेश्चंस का जवाब दिया है, जो बहुत ज़रूरी होता है एक कुशल प्रशासक के लिए, कि वो आदमी सोच में भी ईमानदार रहे, अपने एक्शन में भी ईमानदार रहे। वो ईमानदारी आप में है, बेसिक ईमानदारी, वो बहुत बड़ा गुण है आप में।
समझ रहे हो ना। डिफरेंट जो क्वेश्चंस पूछा गया उस पर भी आपने व्यूज़ रखा अपना, वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। फैक्चुअल बिहार के बारे में पूछा गया तो मोटा मोटी सही जानकारी थी आपको। 2-4 चीज़ आपका इंटरव्यू कब है सर? 18 तारीख 18 को है, तो करीब 15 दिन है आपके पास। पहला तो आपको वर्क करना है आपके कॉन्फिडेंस। जिस व्यक्ति को, जिस बच्चे को इतना ज्ञान है, वो नर्वस क्यों है इतना, ये बताओ हमें। एक कारण बताओ आपके अपने नर्वसनेस का। सर आप बोर्ड को फेस कर रहे हो, इसको छोड़ के और तो कोई नर्वसनेस नहीं है। नो सर। ये नर्वस नहीं होना चाहिए आपको इतने इस स्तर पर आ गए हो, सारे लोगों को पराजित करते हुए आप यहाँ पहुँचे हो। बस सिर्फ एक द्वार और आगे पार करना है और आप निकल जाओगे, है कि नहीं। यस सर। इसलिए खुश होकर रहो, पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज रखिए आप, और हंसता हुआ चेहरा रखिए अपना। इससे आपका परफॉर्मेंस बहुत इम्प्रूव कर जाएगा, समझ रहे हैं ना आप, बहुत इम्प्रूव कर जाएगा। और जो समय बचा हुआ है, लाइक गुड गवर्नेंस इंडेक्स पूछा गया, आपने सही जवाब दिया। उसके पैरामीटर्स हैं, 10 पैरामीटर्स है जिस पर कि जज किया जाता है। उसमें सरप्राइजिंगली एक पैरामीटर ऐसा है आपका कि पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड यूटिलिटी, पब्लिक का इंफ्रास्ट्रक्चर बिहार नंबर 1 पर है। तो अगर 1-2 पॉइंट भी आप याद रख लें कि सर ओवरऑल तो ठीक है, अभी हम इम्प्रूवमेंट बहुत नहीं हुआ है, बट हमारा एक पैरामीटर ऐसा है इस पर हम नंबर 1 पर आ गए, इसका मतलब है प्रयास जारी है। तो एक पॉजिटिव स्टेटमेंट उसी का हो जाएगा। हेल्थ इंडेक्स भी नीति आयोग निकालती रहती है हर साल, लेटेस्ट हेल्थ इंडेक्स देख लो। उसमें थोड़ा अगर आप जोड़ देते कि बिहार सरकार ने क्या क्या प्रयास किया है इसके लिए, वो 1-2 स्कीम्स अगर आप जोड़ देते, संजीवनी स्कीम और क्या कहाँ सब स्कीम है, अगर वो आप देख लोगे तो अच्छा रहेगा आपका। और आत्मविश्वास बढ़ाना है आपको। दूसरा, जब ज्योतिर्लिंग, अगर आपने बहुत अच्छा जवाब दिया, जो नहीं आता था आपने कहा नहीं आता है, लेकिन एक जगह आप फंस गए जहाँ आपको कहा गया कि 12 ज्योतिर्लिंग है, कुछ नाम बताइए। आप केदारनाथ बद्रीनाथ सब बोल दिए आप लेके, समझ रहे हैं ना। केदारनाथ शिव जी के साथ है, बद्रीनाथ किसके साथ है, विष्णु के साथ है, समझ रहे हैं ना। तो अगर आता है तो जवाब दीजिए आप, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, ठीक है ना। नहीं आता है तो घबराने की बात नहीं है, नर्वसनेस में कुछ बोलना है तो हम बोल देंगे। काशी विश्वनाथ बगल में है आपके, आपको पता है, वैसे मैं काशी विश्वनाथ जानता हूँ और मुझे नहीं याद आ रहा है, खत्म हो गई बात। ठीक है, मैं 5-7 नाम बोलूँ ही, इसका कोई कंपल्सन नहीं है, चूँकि पूछा गया है इसलिए हम बोले, तो उस पर उस छलावे में मत आइएगा। ईमानदारी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ईमानदारी से बोल दीजिए कि हमको नहीं आता है सर, मैं इतना ही जानता हूँ, मैं कोई हार्म नहीं है इसमें, क्योंकि आप बहुत ही अच्छे कैंडिडेट हैं, आपको बहुत अच्छा मार्क्स आएगा। थोड़ा अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाइएगा। और आप का जो टाई है आपका थोड़ा सा फ्लैशी लग रहा है, मतलब कलरफुल ज़्यादा लग रहा है, थोड़ा ज़्यादा सोबर कलर रहेगा टाई का तो अच्छा लगेगा आपका। और यहाँ आपने क्या पहना हुआ है, सूट के ऊपर में क्या लगाया है, ये पता नहीं, निकाल देना, इसको हटा दीजिएगा ताकि किसी की नज़र ना पड़ जाए और कुछ पूछ ना बैठे उस पर, ठीक है ना। तो उसको आप हटा दीजिएगा। और टाई हम लोग का विचार है कि टाई थोड़ा सा सोबर रखिएगा तो अच्छा रहेगा और आप अच्छा करेंगे, समझ रहे हैं ना। बस आप लोगों को थोड़ा सा आप आत्मविश्वास बढ़ा लें, ठीक है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू।